यह जगह ऊपर से देखने में एक साधारण सुधार गृह जैसी लगती है, लेकिन असल में यह पूरे देश के बिगड़े हुए बच्चों के लिए नरक से भी बदतर जगह है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कौन थे, चाहे तुम अपने इलाके के दबंग बदमाश रहे हो या किसी बड़े अफसर के बिगड़े हुए बेटे। यहाँ आते ही तुम्हारी पहचान सिर्फ एक चीज रह जाती है, एक जानवर। यहाँ हर दिन बिना रुके पूरे दिन कड़ी सजा और खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ इंसानों की तरह बात करना या खाना खाना भी मना है। तुम्हें बस सुअर की तरह आवाज निकालनी होती है और वही गंदा खाना खाना होता है जो सुअरों को दिया जाता है। हर बच्चे के अपराध के हिसाब से उसके सीने पर अलग अलग अक्षर लिख दिए जाते हैं और जितना ऊंचा अक्षर होगा उतनी ही ज्यादा कड़ी सजा और सुधार प्रक्रिया होगी। यह सजा तब तक चलती है जब तक उन्हें यह न लग जाए कि वह बच्चा पूरी तरह बदल चुका है। जैसे एक खतरनाक गैंग का लीडर था झाओ चांगझू, जिससे कभी पुलिस भी डरती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब वह इतना कमजोर हो गया कि अपने शरीर पर भी काबू नहीं रख पाया, तभी उसे पूरी तरह सुधारा हुआ माना गया। असल में पहले एक कानून था जो बच्चों को बचाता था, जिसकी वजह से नाबालिग अपराधियों की संख्या धीरे धीरे बेकाबू हो गई थी। ये बच्चे इतने खतरनाक हो गए थे कि जो लोग उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते उन्हीं पर हमला कर देते। यहाँ तक कि किसी को घायल कर देना या मार देना भी उन्हें गलत नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कानून उन्हें बचा लेगा। इस डर की वजह से बड़े लोग भी बच्चों को रोकने की हिम्मत नहीं करते थे। सब उनके सामने डर डर कर रहते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब हान मंजू नाम की महिला राष्ट्रपति बनी। उसने पुराने कानून को खत्म कर दिया और एक नया कानून लागू किया, सुधार और पुनर्वास कानून। अब अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो उसे इस सुधार गृह में भेजा जाता है और तब तक सजा दी जाती है जब तक वह सच में बदल न जाए। सीधे शब्दों में, अगर प्यार और समझाने से बात नहीं बनी तो सख्त कार्रवाई ही आखिरी रास्ता है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज ये सारे बच्चे खुद ही मैदान में लाइन लगाकर खून दान कर रहे थे। बाहर खड़े लोग सोच रहे थे कि शायद ये बच्चे सच में बदल गए हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। असल में खून दान करने पर उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट के बदले उन्हें 5000 वॉन मिल सकते थे और ये पैसे देता था। इस कहानी का मुख्य किरदार ली मिंगाशियू। जैसे ही बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता वे सीधे उसी के पास पहुंच जाते और पैसे ले लेते। यही उसका बिजनेस था। वह 10,000 वॉन खर्च करके 5,000 वॉन का गिफ्ट कार्ड और सर्टिफिकेट खरीदती, लेकिन उसका असली फायदा कहीं और था। एक सर्टिफिकेट की असली कीमत लगभग 12,000 वॉन होती थी, यानी वह बीच में रहकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। उसे पता था कि ये सब गैर कानूनी है, लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि नाबालिग होने की वजह से ज्यादा उसे सिर्फ चेतावनी मिल सकती थी। उसे असली डर था तो सिर्फ दूसरे बदमाश बच्चों से, और वही डर आज सच हो गया। जब वह खुशी खुशी पैसे गिन रही थी, तभी अचानक किसी ने जोरदार लात मारी और वह कई मीटर दूर जा गिरी। कुछ बदमाश लड़के उसके पास आए और बोले, लगता है आजकल खूब पैसा कमा रही हो। ली मिंगाशियू ने गुस्से में उन्हें गाली दी, लेकिन उसके मन का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था, क्योंकि जब कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है तो उसे दूसरों के गलत काम का भी शिकार बनना पड़ता है, और ऐसे हालात में कोई भी उसके लिए सहानुभूति नहीं रखता। उन बदमाशों को नए कानून पर जरा भी भरोसा नहीं था। वे इसे बेकार समझते थे। उनमें से एक पीले बालों वाला लड़का आगे आया और उसने गंदी हरकत करते हुए उसे और अपमानित करना शुरू कर दिया। वह बोला, इतना पैसा कमा रही हो तो थोड़ा हमें भी शेयर नहीं करोगी? और फिर उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, या फिर इसलिए इतनी अकड़ दिखा रही हो क्योंकि झाओ चांगझू अब यहाँ नहीं है? इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर थूक दिया। अपमान से भरी ली मिंगाशियू गुस्से से कांपने लगी और चिल्लाकर बोली, अगर झाओ चांगझू नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं हो। पीले बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अफसोस आज वो बाहर आने वाला है। ये सुनते ही ली मिंगाशियू की आंखें डर से फैल गईं। झाओ चांगझू इस इलाके के सबसे खतरनाक गैंग का लीडर था। जिस किसी को उसने कभी निशाना बनाया उसने बहुत दर्द झेला, लेकिन आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई खुद को उसका शिकार कहने की। अब ली मिंगाशियू पूरी तरह डर चुकी थी और यह देखकर वो बदमाश मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अगर झाओ चांगझू के गुस्से से बचना है तो जल्दी से पैसे निकालो। ली मिंगाशियू ने जल्दी अपने बैग में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है पैसे दे देती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने उन बदमाशों की तरफ मिडिल फिंगर दिखा दी। ये देखते ही पीले बालों वाला लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, तू पागल हो गई है क्या? और फिर उसने जोरदार लात मारकर सीधे ली मिंगाशियू के पेट पर हमला किया। इसके बाद उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, चांगझू यहाँ नहीं है तो तुझे लग रहा है कोई तुझे रोक नहीं सकता? क्या मैं तुझे इतना कमजोर दिखता हूँ? जितना वह मारता
उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक फावड़े, लोहे का फावड़ा, पर गई। आज वह ठान चुका था कि ली मिंगशु को बुरी तरह सबक सिखाएगा। पास खड़े उसके साथी उसे रोकते हुए बोले, शांत हो जा, अगर मामला हाथ से निकल गया तो तुझे भी उसी सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। लेकिन वह हंसते हुए बोला, मुझे उस जगह से कोई डर नहीं लगता, बस थोड़ा सख्त बनो और आराम से बाहर आ जाओगे। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वह बोला, आज मैं इसे इतना मारूंगा कि ये डर के मारे सब कुछ खो बैठे। जैसे ही वह फावड़ा उठाकर हमला करने वाला था, तभी अचानक धड़ाम, किसी ने उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। सबकी नजरें उस तरफ गईं और वहां खड़ा था स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कांग यूचेंग। उसने सख्त आवाज में कहा, यहाँ स्कूल में गुंडागर्दी बिल्कुल मना है। फिर वह आगे बढ़ा और जमीन पर गिरी ली मिंगशु को उठाया। बाकी बदमाश उसे पहचान गए, लेकिन पीले बालों वाला लड़का अब भी नहीं रुका। वह गुस्से में फावड़ा उठाकर सीधे कांग यूचेंग पर झपट पड़ा। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। कांग यूचेंग ने आसानी से हमला बचा लिया और शांत आवाज में पूछा, सच में तुम किसी को मार सकते हो? इतना कहकर उसने उसका कंधा पकड़ा और एक जबरदस्त ओवर शोल्डर थ्रो मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर बोला, क्या तुम उसके नतीजे सह पाओगे? अब पीले बालों वाला लड़का समझ गया कि वह अकेले नहीं जीत सकता। उसने तुरंत अपने साथियों को चिल्लाकर कहा, खड़े क्या हो, सब मिलकर हमला करो। बस फिर क्या था, 3 लड़के एक साथ कांग यूचेंग पर टूट पड़े। लेकिन कांग यूचेंग उनके लिए बहुत भारी था। उसने एक एक करके सबको जोरदार मुक्कों से गिरा दिया। एक मोटा लड़का पीछे से हमला करने आया, लेकिन कांग यूचेंग झुककर बच गया। उसका हाथ पकड़ लिया और फिर एक और जबरदस्त ओवर शोल्डर थ्रो मारकर उसे भी जमीन पर पटक दिया। अब सिर्फ एक लड़का बचा था। कांग यूचेंग उसकी तरफ बढ़ा तो वह डर के मारे कांपने लगा। भाई मत मारो, मैं तो बस दिखावा कर रहा था। लेकिन फिर भी उसे भी मार से नहीं बचाया जा सका। यह सब देखकर ली मिंगशु ने अपना बैग उठाया और गहरी सांस ली। फिर बोली, तुम तो कहते थे स्कूल में हिंसा मना है। कांग यूचेंग उसकी तरफ मुड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऐसे समय में मुझे भैया कहना चाहिए। यह सुनकर ली मिंगशु का चेहरा बदल गया। वह नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगी और बोली, तुम अब मेरे भैया नहीं हो, मेरे मामलों में मत पड़ो। तुम्हारे पास रहना मतलब मुसीबत बुलाना है। कांग यूचेंग धीरे से बोला, मैं मुसीबत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम कुछ भी सोचो, हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ये सुनकर ली मिंगशु कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, वैसे भी वो घड़ी फेंक दो, तुम अब अमीर परिवार में रहते हो, ऐसी सस्ती चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। कांग यूचेंग मुस्कुराया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम्हें अपनी घड़ी बदलनी चाहिए। घर लौटते वक्त ली मिंगशु अब भी गुस्से में थी। वह सोच रही थी, अगर आज की वजह से कांग यूचेंग का भविष्य खराब हो गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वह सिर्फ स्टूडेंट प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में सीधा एडमिशन पाने वाला छात्र था। उसका असली नाम था ली ह्यूनशु और वह ली मिंगशु का सगा भाई था। कई साल पहले उसे एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था, जबकि ली मिंगशु अनाथालय में ही रह गई। इसलिए वह मानती थी कि उसके भाई को अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उसे अपनी अलग जिंदगी जीनी चाहिए और ली मिंगशु वह खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। और उसका यही रास्ता था, एक छुपा हुआ दान बॉक्स जहां उसने अब तक की सारी कमाई जमा कर रखी थी। 34 लाख वॉन उसका लक्ष्य था। 1 करोड़ वॉन जमा करना, यानी अभी भी उसे 66 लाख वॉन और चाहिए थे। वह सोच रही थी, क्या उसे दूसरे स्कूलों में जाकर भी यही काम करना चाहिए, क्योंकि उसके स्कूल में अगला ब्लड डोनेशन 3 महीने बाद होने वाला था। लेकिन सवाल यह है, वह इतना जोखिम भरा काम क्यों कर रही थी? इसका जवाब मिलता है 2 साल पहले से, जब वह अनाथालय से बाहर निकली थी। सरकार ने उसे मदद के तौर पर 50 लाख वॉन दिए थे, लेकिन इतने पैसों से रहने के लिए ढंग की जगह भी नहीं मिलती और एक नाबालिग होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिलता था। इसलिए उसे पता होने के बावजूद कि यह गलत है, पैसा कमाने का यही एक रास्ता बचा था। जैसे ही उसने पैसे बॉक्स में रखे, उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वाह काफी पैसे जमा कर लिए। वह घबराकर पीछे मुड़ी और देखा पीले बालों वाला वही लड़का चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? फिर उसके कान के पास झुककर हंसते हुए बोला, अगर किसी को पकड़ लिया जाए तो अपराध से कमाए हुए सारे पैसे सरकार जब्त कर लेती है। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। ली मिंगशु ने गुस्से में उससे पूछा, तू आखिर चाहता क्या है? पीले बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला, बस इतना कि मुझे देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाया करे। उधर दूसरी तरफ कांग यूचेंग की क्लास में बहुत शोर मचा हुआ था। तभी अचानक टीचर अंदर आए और सबको चुप कराया। उन्होंने कहा, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। झाओ चांगजू सुधार गृह से वापस आ गया है। टीचर आगे बोले, मुझे लगता है उसने अपने किए
पर सच में पछतावा किया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो फिर से सामान्य जिंदगी जी सके। ये सुनते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, अगर चांगझू ने ये सुना तो टीचर की खैर नहीं। दूसरा बोला, अरे वो जगह भी क्या खास है, 4 हफ्ते में वापस आ गया। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। वही चांगझू जो कभी खतरनाक गैंग का लीडर था, आज व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। वह अजीब सी आवाज निकाल रहा था और अचानक सबके सामने उसके कपड़ों में ही गंदगी फैल गई। पूरी क्लास सन्न रह गई। तभी सबको एहसास हुआ, यह नया सुधार कानून अब कोई मजाक नहीं रहा। उधर दूसरी तरफ अनाथालय के पास एक गली में पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। वहाँ एक हत्या हो चुकी थी। कांग यूचिंग कार में जा रहा था। ड्राइवर ने कहा, आज पार्टी में शायद देर हो जाएगी, आगे ट्रैफिक जाम है, कोई बड़ा हादसा हुआ है। कांग यूचिंग ने शांत होकर कहा, वो जगह तो मेरे पुराने अनाथालय के पास है, उम्मीद है कुछ गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वह एक घड़ी थी और वह घड़ी ली मिंगशू की थी। यह देखते ही उसके दिल में डर बैठ गया। वह तुरंत कार से उतरा और भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ा। लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। ली मिंगशू पुलिस के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उस पर आरोप था हत्या का। कानून के अनुसार उसे सुधार केंद्र भेजा जाने वाला था। फिर उसे अदालत में पेश किया गया। जज गुस्से में चिल्लाया, तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकते, तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। तुम यहाँ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम पर हत्या का आरोप है। ली मिंगशू रोते हुए बार बार कह रही थी, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन जज ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सबूत दिखाए, एक ईंट जिस पर उसके फिंगरप्रिंट और खून लगा था और उसके पुराने सारे अपराध भी गिना दिए। फिर जज बोला, अगर हर कोई किसी से नफरत करके उसे मारने लगे तो दुनिया लाशों से भर जाएगी। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें बड़ों पर भरोसा नहीं है। तुम्हें मदद मांगना सीखना चाहिए। इसके बाद कानून की धारा के तहत उसे सुधार गृह भेजने का आदेश दे दिया गया। अब वह दूसरे अपराधी बच्चों के साथ एक बस में बैठकर उस जगह जा रही थी। बस में बैठे गार्ड मुस्कुरा रहे थे और बच्चों से बोले, चुपचाप बैठो, मंजिल बस आने ही वाली है। कुछ देर बाद बस रुक गई। लेकिन वहां पहुंचकर भी उन बच्चों को कोई डर नहीं लग रहा था। वे उल्टा शिकायत कर रहे थे, ये कैसी टूटी फूटी जगह है, यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे बस अंदर गई, उनकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ी। उन्हें देखकर ये लड़के खुश हो गए और बेहुदे मजाक करने लगे। तभी गार्ड ने उन्हें डांटते हुए कहा, शांत रहो, वो लड़कियों का सुधार केंद्र है, तुम्हारी बिल्डिंग दूसरी तरफ है। उधर ली मिंगशू खिड़की के पास चुप बैठी थी। उसके दिमाग में बार बार जज की बात गूंज रही थी, बड़ों पर भरोसा करो। लेकिन वह सोच रही थी, जब मैं सच बोल रही थी तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया, तो मैं कैसे भरोसा करूं। कुछ देर बाद बस लड़कों के सुधार केंद्र पहुंच गई। शुरू में ये बदमाश बच्चे गार्ड्स को देखकर भी अकड़ दिखा रहे थे। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे सबकी हंसी गायब हो गई। उनके सामने कई ताकतवर दिखने वाले लड़के रोते हुए दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते जानवरों की तरह आवाजें निकाल रहे थे। नए आए लड़के यह देखकर हंसने लगे। लेकिन तभी एक गार्ड चिल्लाया, सब रुक जाओ। अचानक वे सारे लड़के जिनके सीने पर लाल अक्षर बने थे एकदम सीधा खड़े हो गए, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। फिर गार्ड ने जोर से कहा, अधिकारी को सम्मान दिखाओ। और सबने एक साथ हाथ उठाकर सलाम किया। तभी वहां का अधिकारी सामने आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, लाइन में खड़े हो जाओ। यह देखकर ली मिंगशू और बाकी नए लड़के हैरान थे, क्या हमें भी ऐसा करना होगा। तभी अधिकारी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। अधिकारी के इतना कहते ही नए आए लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा ये सब बस मजाक है, कोई इतना नीचे नहीं गिर सकता। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उनकी हंसी छीन ली। वहां मौजूद बाकी अपराधी लड़कों ने एक साथ अपना सिर जमीन पर पटक दिया और जानवरों की तरह हरकत करने लगे। ये नजारा इतना डरावना था कि नए आए लड़के भी घबरा गए। उनमें से एक बोला, क्या इन्हें बच्चों के अधिकारों का कानून नहीं पता। तभी अधिकारी ने उनकी तरफ उंगली दिखाकर कहा, लगता है अभी भी कुछ कीड़े हैं जो काबू में नहीं आए। फिर उसने जोर से चिल्लाया, ओए सुअर के बच्चों। और तुरंत वहां खड़े सभी लड़के सुअरों की तरह आवाज निकालने लगे। अधिकारी ठंडी आवाज में बोला, बस 10 मिनट में मैं इन कीड़ों को पालतू जानवर बना देता हूँ। इतना सुनते ही एक नया लड़का गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था। लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। यह देखकर ली मिंगशू और बाकी नए लड़के डर से कांप उठे। वो सारे पुराने अपराधी लड़के अब भेड़ियों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में जमा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था और फिर उन्होंने नए लड़कों पर टूटकर हमला कर दिया। कुछ ही देर में ज्यादातर नए लड़के बुरी तरह पिट चुके थे। अधिकारी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ये नजारा बहुत पसंद है, तो अब से तुम सुअर नहीं रहे
तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है, अब तुम नौकर हो और अब तुम इंसानों की तरह बात कर सकते हो। इतना सुनते ही वो लड़के जो अभी तक जानवरों की तरह आवाज निकाल रहे थे अचानक इंसानों की तरह बोलने लगे। जी समझ गए। ये देखकर ली मिंगशू ने चालाकी दिखाई। वह जमीन पर लेट गई और मरे होने का नाटक करने लगी। बाकी लड़के या तो भाग रहे थे या गार्ड्स के पास मदद मांगने जा रहे थे, लेकिन गार्ड्स के चेहरे पर भले मुस्कान थी, अंदर से वो इन अपराधी बच्चों से नफरत करते थे। इसलिए उनका एक ही तरीका था, हिंसा। लेकिन ये हिंसा भी बहुत सोच समझकर की जाती थी ताकि किसी की जान न जाए, लेकिन दर्द इतना हो कि वो टूट जाए। ली मिंगशू यह सब ध्यान से देख रही थी। वह जानती थी कोई भी कातिल नहीं बनना चाहता, वह भी नहीं। तभी अचानक अधिकारी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा खेल रहे हो छोटे चूहे, तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें डरना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ चालाकी दिखा रहे हो। ली मिंगशू कुछ बोलती उससे पहले ही अधिकारी ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया। फिर बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे चालाक चूहे बहुत पसंद हैं। अब से तुम एक चूहा हो और मेरा मनोरंजन करोगे, और याद रखना अब तुम सिर्फ चूहे की तरह आवाज निकालोगे। मजबूर होकर ली मिंगशू वहां से भाग गई। उधर गार्ड्स आकर बोले, सभी को तैयार कर दिया गया है। इसके बाद सभी नए लड़कों के कपड़े उतरवा दिए गए और उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया गया। अब उनका मूल्यांकन टेस्ट होने वाला था। उधर दूसरी तरफ कांग यूचेंग उस घर पहुंच गया जहां उसे कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने कैंची निकाली और लॉक खोलने लगा। यह तरीका उसे बचपन से आता था, क्योंकि बचपन में वह और उसका भाई ली मिंगशू अक्सर खाली घरों में चोरी करने जाते थे। मिंगशू बाहर खड़ी रहती थी और कांग यूचेंग अंदर जाकर कीमती सामान चुरा लाता था। सिर्फ 5 मिनट में वे पूरा घर साफ कर देते थे। ये काम उन्होंने कई साल तक किया, जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़कर अनाथालय नहीं भेज दिया। उसके बाद कांग यूचेंग ने कभी चोरी करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज वह चोरी करने नहीं आया था, वह अपने भाई को ढूंढने आया था। और इस समय उसके सामने बिस्तर पर बंधा हुआ जो लड़का था वह था झाओ चांगजू, वही लड़का जो उस सुधार गृह के बारे में जानता था। चांगजू रोते हुए बड़बड़ा रहा था, मैंने फिर से गंदा कर दिया, मुझे दर्द हो रहा है। उसे देखकर कांग यूचेंग सोच में पड़ गया। कैसी जगह है वो जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि वह गिरकर घायल हो गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। इसका मतलब उसके साथ कुछ और हुआ था। कांग यूचेंग ने उससे सवाल किया, लेकिन चांगजू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह बस बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बाथरूम जाना है। गुस्से में कांग यूचेंग ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और बोला, तुम सिर्फ 4 हफ्ते वहां रहे और ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता मेरा भाई वहां से कब निकलेगा, इसलिए जल्दी जवाब दो। वह बहुत परेशान था, क्योंकि अगर चांगजू जैसा खतरनाक इंसान सिर्फ 4 हफ्तों में ऐसा बन सकता है तो उसके भाई का क्या होगा। लेकिन अब चांगजू पूरी तरह से बेबस हो चुका था। वह कुछ बता ही नहीं पा रहा था, बस डर के मारे बार बार कह रहा था, मैं गलत था, मुझे मत मारो। अब कांग यूचेंग समझ गया, यह लड़का सच में अपना दिमाग खो चुका है, उससे कुछ पूछना बेकार है। लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। चांगजू के सीने पर एक खास अक्षर बना हुआ था। हर अपराधी बच्चे के सीने पर बना हुआ वो अक्षर दरअसल उसी सुधार केंद्र का दिया हुआ रेटिंग सिस्टम था। अंदर जाने के बाद हर बच्चे को उसके अपराध और स्वभाव के हिसाब से एक अलग अक्षर दिया जाता था। ये फैसला खुद वहाँ का अधिकारी करता था कि कौन कितना खतरनाक है और किसे कितनी सख्त सुधार की जरूरत है। अधिकारी ने पूरे ग्रुप पर नजर दौड़ाई और ठंडी आवाज में बोला, इस बार तो बस कुछ मामूली कीड़े आए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाकर टिक गई, ली मिंगशू। अचानक उसका चेहरा चमक उठा और वह उत्साह में खड़ा होकर चिल्लाया, मुझे पता था मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। बधाई हो छोटे चूहे ली मिंगशू, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बेकार टोली में एक खास इंसान भी होगा। तुम्हारा यहाँ का समय बहुत खास होने वाला है। ये सुनते ही ली मिंगशू के दिल में डर बैठ गया। अब साफ था उसे यहाँ बाकी सबसे अलग ट्रीटमेंट मिलने वाला था, और वो भी सबसे बुरा। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई कांग यूचेंग सुधार केंद्र का पता लगाने के लिए भटक रहा था। वह पहले झाओ चांगजू के घर गया, लेकिन वहां से उसे कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि चांगजू सिर्फ 1 महीने में ही पूरी तरह टूट चुका था। अब वो एक कमजोर इंसान बन चुका था जो खुद पर भी काबू नहीं रख सकता था। इसलिए कांग यूचेंग ने दूसरी जगह तलाश शुरू की और आखिरकार वह पहुंचा एक लड़कियों के स्कूल के बाहर। स्कूल छुट्टी हो चुकी थी, लड़कियां हंसते हुए बाहर निकल रही थीं। तभी एक लड़की अचानक रुक गई। उसने अपनी दोस्त को रोका और धीरे से बोली, उधर देख। वहां कांग यूचेंग साइकिल पर बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि दोनों लड़कियां तुरंत उसके पास आ गईं। एक लड़की ने शर्माते हुए पूछा, क्या आप कोई ट्रेनिंग कर रहे स्टार हो? कांग यूचेंग ने हेडफोन हटाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसकी हल्की सी मुस्कान उन दोनों के दिल पर सीधा असर कर गई। वे हंसते हुए बोली, सवाल भी पूछो और चाहो तो हमारा पता भी ले लो। कांग यूचेंग ने सीधा सवाल किया, मैं गू सेमिन नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। यह नाम सुनते ही उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया।
उन्होंने भीड़ में इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पागल लड़की को ढूंढ रहे हो? वो अभी अभी सुधार केंद्र से वापस आई है। इतना कहते ही उन्होंने तुरंत हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि सामने खड़ी लड़की गुसेमिन उन्हें घूर रही थी। कांग यूचेंग तुरंत उसके पास गया और उसे रोका। गुसेमिन ने ठंडे अंदाज में पूछा, क्या चाहिए? कांग यूचेंग बोला, मुझे सुधार केंद्र के बारे में कुछ जानना है। ये सुनते ही गुसेमिन ने उसे जोर से धक्का दिया। दूर हटो, मुझे परेशान मत करो। कांग यूचेंग ने शांत होकर कहा, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है। मेरा भाई उस जगह भेजा गया है। लेकिन फिर भी गुसेमिन नहीं रुकी। कांग यूचेंग को लगा शायद उसने गलत तरीका अपनाया। तभी अचानक एक हेलमेट उसकी तरफ फेंका गया। गुसेमिन बोली, बैठो, मैं रास्ते में बताती हूँ। रास्ते में कांग यूचेंग ने पूछा, तुमने मदद करने का फैसला क्यों किया? गुसेमिन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा भाई भी अभी वहीं है। और फिर उसने उस जगह को सिर्फ 2 शब्दों में बताया, डरावना नरक। उधर सुधार केंद्र में नए आए बच्चों को लगातार 3 घंटे से सजा दी जा रही थी। उनके शरीर थककर कांप रहे थे। हर कोई बस यही चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी गार्ड ने जोर से आदेश दिया और ली मिंगशू चिल्लाते हुए चूहे की आवाज निकालने लगा, चू चू। बाकी लड़के सुअरों की तरह चिल्ला रहे थे, घू घू। लेकिन गार्ड गुस्से में चिल्लाया, गलत, बिल्कुल गलत। जब मैं 1 बोलूं तो सुअर की आवाज निकालो, और जब मैं 2 बोलूं तो दूसरी आवाज निकालो। अब हर आदेश पर वे उठते बैठते हुए जानवरों की आवाज निकालने लगे। ली मिंगशू का काम आसान था। उसे बस लगातार चूहे की आवाज निकालनी थी। पूरे मैदान में जानवरों की आवाज गूंज रही थी और ऊपर खड़ा अधिकारी इसे देखकर खुश हो रहा था। वह बोला, जानवरों की आवाज हमेशा इतनी खूबसूरत लगती है। तभी एक लड़का थकान से गिर पड़ा, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। गार्ड ने उसे लात घूंसे मारने शुरू कर दिए। फिर चिल्लाया, एक गिरा है, सब फिर से शुरू करेंगे। वह लड़का रोते हुए बोला, सर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। गार्ड हंसते हुए बोला, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब इतना भी नहीं सह सकते? तभी अधिकारी ने यह सब देखा और गार्ड को रुकने का इशारा किया। वह धीरे धीरे उस लड़के के पास आया और बोला, तुम्हें सच में बहुत तकलीफ हो रही है? अधिकारी उस लड़के के पास आया और नरम आवाज में बोला, तुमने बहुत देर से रोका होगा, है ना? डरो मत, उठो, मैं तुम्हें बाथरूम जाने का मौका देता हूँ। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखकर पूछा, और किसी को जाना है क्या? उसकी इतनी नरमी देखकर बाकी लड़के भी हिम्मत करने लगे। एक एक करके कई लड़के आगे आने लगे। कुछ ही देर में पूरी लाइन लग गई। उधर बाकी बचे लड़कों को फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का आदेश दे दिया गया। ली मिंगशू यह सब ध्यान से देख रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में इन्हें बाथरूम जाने दिया जाएगा? अगर ऐसा होता तो हर कोई बहाना बनाकर लाइन में लग जाता। और सच में कुछ लड़के चालाकी करके लाइन में शामिल हो चुके थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले यही अधिकारी उन्हें मारने को तैयार था, और अब अचानक इतनी दया, कुछ तो गड़बड़ थी। ली मिंगशू के दिमाग में एक बात आई, बिना कीमत की मेहरबानी जंगल के मीठे फल जैसी होती है। जितनी मीठी दिखती है उतनी ही खतरनाक होती है। थोड़ा सोचने के बाद उसने हाथ उठाया और चूहे की आवाज निकाली, चू चू। गार्ड उसके पास आया और पूछा, नाम क्या है, क्या चाहिए? ली मिंगशू पहले चुप रहा, फिर आदेश मिलने पर इंसानों की भाषा में बोला, मुझे अब बाथरूम नहीं जाना, मैं वापस ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही गार्ड ने उसका गला पकड़ लिया। गुस्से में बोला, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ली मिंगशू ने जल्दी से कहा, शायद ज्यादा मेहनत की वजह से ऐसा लगा, अब मैं ठीक हूँ। गार्ड ने उसे छोड़ते हुए कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा। लाइन से बाहर आते ही बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ली मिंगशू सब समझ चुका था। यहाँ हम इंसान नहीं, जानवर हैं, और बाथरूम जाना सिर्फ इंसानों का हक होता है। कुछ ही देर में लाइन में खड़े सभी लड़कों को एक साथ खड़ा किया गया। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे इंसान हो या जानवर, सबको बाथरूम जाना पड़ता है। रोकना ठीक नहीं है, तुम्हें 30 मिनट का आराम मिलेगा। ये सुनते ही लाइन में खड़े लड़कों के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें लगा उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन तभी अधिकारी का चेहरा बदल गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो? मैं तुमसे नहीं, उनसे बात कर रहा था जो लाइन में नहीं आए, वो आराम करेंगे और तुम अब शुरू करोगे कीड़ों की ट्रेनिंग। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उधर ली मिंगशू ने राहत की सांस ली। वह सही समय पर पीछे हट गया था। अब जो सजा शुरू हुई वह और भी भयानक थी। उन लड़कों को अपने सिर को आगे वाले के शरीर से जोड़कर हाथों के सहारे रेंगना था, जैसे कोई कीड़ा चलता है। अगर कोई बीच में गिर गया तो पूरी गिनती फिर से शुरू। यही नहीं, गार्ड्स उन्हें लगातार मारते भी जा रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, अभी तो बाथरूम जाना था ना, अब क्यों नहीं जा रहे? कुछ ही देर में उनकी हालत खराब हो गई। 30 मिनट बाद उन पर ठंडा पानी डाला गया ताकि बदबू फैल न सके। जो लड़के कुछ घंटे पहले खुद को शेर समझते थे अब पूरी तरह टूट चुके थे।
फिर घंटी बजी और उस दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई। अब समय था खाने और सोने की जगह बांटने का। ली मिंगशू ने अपनी प्लेट में रखा खाना देखा, वह बिल्कुल सुअरों के खाने जैसा था। उसने सोचा, क्या सच में ये इंसानों के लिए है? यहाँ न कुर्सी थी न चम्मच, सबको झुंड में बैठकर जानवरों की तरह खाना था। खाने से पहले एक गार्ड ने आदेश दिया, सब लोग धन्यवाद गीत गाओ। ली मिंगशू सोच में पड़ गया, ये कैसा गीत है? लेकिन अगले ही पल बाकी लड़के मुस्कुराते हुए गाने लगे, हम इंसान नहीं हैं, हम सुअर और कुत्ते हैं, जो मिलेगा वही खाएंगे। यह गीत दीवार पर भी लिखा हुआ था। अब ली मिंगशू को समझ आ गया, ये लोग सिर्फ मजाक में नहीं बल्कि सच में उन्हें जानवर मानते हैं। वह चुपचाप अपने हाथों से खाना उठाकर खाने लगा। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहना, चाहे उसे कुछ भी बनना पड़े। उसे बस सहना था जब तक वह यहाँ से बाहर न निकल जाए। उधर दूसरी तरफ कांग यूचेंग को गुसेमिन एक पहाड़ी पर लेकर गई। वहाँ से पूरा सुधार केंद्र साफ दिखाई दे रहा था। कांग यूचेंग ने पूछा, क्या वो जगह सच में नरक जैसी है? गुसेमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नरक उससे बेहतर है। वो जगह इंसानों के रहने लायक ही नहीं है। मैं आज भी हर रात वहाँ के सपने देखती हूँ और अब तो हालत ये है कि बिना नींद की दवा के मुझे नींद ही नहीं आती। गुसेमिन ने कांग यूचेंग को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम सच में अपने भाई की बहुत परवाह करते हो? कांग यूचेंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। वो चाहती थी कि मैं हमेशा अपने भाई की रक्षा करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। गुसेमिन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो लोग वहाँ से वापस आते हैं उनमें से ज्यादातर पूरी तरह टूट चुके होते हैं, लेकिन मैं अलग दिखती हूँ, है ना? फिर उसने सीधे पूछा, जानना चाहते हो मैं वहाँ से कैसे बचकर निकली? कांग यूचेंग तुरंत बोला, हाँ, क्या सच में कोई तरीका है? तुम वहाँ से सही सलामत कैसे बाहर आई? अगले ही पल गुसेमिन ने अचानक अजीब सा चेहरा बना लिया, जैसे कोई पागल हो, और बोली, बस ऐसे मैंने पागल बनने का नाटक किया। कांग यूचेंग को लगा वह मजाक कर रही है। वह थोड़ा गुस्से में बोला, सीरियस हो जाओ, ये मजाक का समय नहीं है। लेकिन तभी गुसेमिन ने अपने बाल हटाए और जो दिखा उसे देखकर कांग यूचेंग के होश उड़ गए। उसके सिर की त्वचा पर जले हुए गहरे निशान थे। गुसेमिन धीमी आवाज में बोली, वो जगह देश के सबसे पागल लोगों का अड्डा है। बस एक छोटी सी गलती और तुम्हारी जिंदगी खत्म। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इंसान का सिर उबलते तेल में डाल सकते हैं। मैंने पागल बनने का नाटक किया, तभी मुझे जल्दी बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर कांग यूचेंग का सिर झुक गया। वह बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन गुसेमिन ने ठंडे अंदाज में कहा, मुझ पर तरस मत खाओ वरना मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। फिर उसने आगे समझाना शुरू किया, तुमने जो सीने पर अक्षर देखे थे वो असल में उनकी कैटेगरी होती है। जब सारे लड़के लड़कियां वहां पहुंचते हैं तो उनके अपराध के हिसाब से उन्हें अलग अलग लेवल में बांट दिया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाता है। उसने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे पहला कमरा छोटे हिंसक अपराध, डी कमरा नशे से जुड़े केस, सी कमरा चोरी और धोखाधड़ी। मैं खुद बी कमरे में थी जहाँ हमला करने वाले अपराधी रहते हैं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हारा भाई हत्या के केस में है तो वो जरूर एक कमरे में होगा और वहाँ सबसे खतरनाक लोग रहते हैं जिन पर हत्या का आरोप है। उधर ली मिंगशू जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, सभी लड़कों की नजर उस पर टिक गई। वह समझ गया ये सीधा टकराव है, अगर वह झुका तो हमेशा के लिए दब जाएगा। तभी एक लड़का आगे आया और बोला, अरे बेवकूफ, अपना परिचय नहीं देगा? वह गुस्से में बोला, कहाँ से आया है और यहाँ क्यों आया है? ली मिंगशू ने शांत होकर जवाब दिया, मैं अनाथालय से हूँ और चैंगल स्कूल में पढ़ता था। इतना सुनते ही बाकी लड़के हंसने लगे। कोई बोला, फिर से एक अनाथ आया है? एक लड़के ने कहा, मुझे उस स्कूल का एक लड़का याद है, 3 साल का, झाओ चांगचू। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, चुप रहो। सभी लड़के डर के मारे चुप हो गए। अब एक लंबे बालों वाला लड़का आगे आया। उसने ठंडी नजर से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें इस कमरे में डाला गया है तो जरूर तुमने कुछ बड़ा किया है। ली मिंगशू ने बिना डरे जवाब दिया, हत्या। ये सुनते ही सभी लड़कों के चेहरे बदल गए, सबकी आंखें फैल गईं। कुछ के चेहरे पर पसीना आने लगा। वे आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये सच बोल रहा है? ये देखकर ली मिंगशू खुद हैरान हो गया। क्या यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जिस पर हत्या का आरोप है? उसे लगा था कि यहाँ सब उसी जैसे होंगे, लेकिन अब उसे समझ आया हत्या सबसे बड़ा अपराध है और यहाँ ताकत भी उसी के हिसाब से तय होती है। तभी एक लड़का लंबी बालों वाले से बोला, लगता है हमारा पालतू कुत्ता अभी भी नया ही रहेगा। ये सुनकर ली मिंगशू कंफ्यूज हो गया। क्या ये लंबा बालों वाला ही सबसे छोटा है? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती समझ आ गई। असल में वो बात उस लड़के की नहीं हो रही थी, बल्कि उसके नीचे बैठे एक सफेद बालों वाले लड़के की हो रही थी, जिसे कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वही इस कमरे का सबसे कमजोर था। लंबे बालों वाला लड़का उठा और बोला, इस तरह बैठना बहुत असहज है। सफेद बालों वाला लड़का इंसानों की तरह बोलकर माफी मांगने लगा, लेकिन तुरंत
तुरंत एक दूसरे लड़के ने उसे मार दिया। फिर से इंसानों की तरह क्यों बोल रहा है? मजबूर होकर वह चूहे की तरह आवाज निकालने लगा। यह देखकर ली मिंगशु को अपनी हालत याद आ गई। यहाँ भी कमजोर हमेशा कुचला जाता है, चाहे बाहर की दुनिया हो या ये नरक। तभी ली मिंगशु ने मन ही मन फैसला किया, अगर ये लोग मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। रात के 7 बजे सबका पश्चाताप समय शुरू हुआ। हर बच्चे को रोज 10 निबंध लिखने होते थे अपने अपराध पर पछतावा जताने के लिए। लेकिन ली मिंगशु के लिए ये मुश्किल था, क्योंकि उसने किसी को मारा ही नहीं था। वह क्या लिखे? तभी अचानक एक कागज का गोला उसके सामने आकर गिरा। 2 लड़के उन्हीं कागजों से बेसबॉल खेल रहे थे। ली मिंगशु ने हैरानी से पूछा, तुम लोग पछतावे के निबंध नहीं लिखते? एक सीनियर लड़का हंसते हुए बोला, क्यों लिखें ये बेकार की चीजें? हमारा पालतू कुत्ता है ना, वही हमारे लिए सब लिख देता है। फिर उसने ली मिंगशु से कहा, तू भी मत लिख, उसे दे देना, वो कर देगा। तभी सफेद बालों वाला लड़का अपने पेट को पकड़कर कुत्ते की तरह आवाज निकालने लगा। सीनियर्स की इजाजत मिलने के बाद ही वह इंसानों की भाषा में बोला, मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही वह पेशाब करने लगा, एक सीनियर ने उसे लात मार दी। वह बोला, तू इंसान नहीं कुत्ता है तो कुत्ते की तरह ही पेशाब कर। मजबूरी में उसे वैसा ही करना पड़ा। रात के 8 बजे नहाने का समय हुआ। हर किसी को सिर्फ 3 मिनट मिले, और सबसे घटिया बात यह थी कि एक छोटा सा साबुन 50 लोगों को मिलकर इस्तेमाल करना था। रात के 9 बजे हाजिरी और जांच शुरू हुई। सबको नंबर के हिसाब से बोलना था, 1 2 3। लेकिन जब सफेद बालों वाले की बारी आई, उसने इंसानों की जगह कुत्ते की आवाज निकाली। यह साफ था उसे सीनियर्स ने मजबूर किया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाद में उसे बुरी तरह पीटा जाता, और अगर करता तो गार्ड्स मारते। यानी किसी भी हालत में मार तो उसे खानी ही थी, लेकिन उसने छोटा दर्द चुना, क्योंकि बाद का दर्द और भी ज्यादा भयानक होता। रात के 10 बजे लाइट बंद हो गई और एक और दिन खत्म हो गया। ली मिंगशु सो नहीं पा रहा था। उसके पास लेटा वही लड़का धीरे धीरे रो रहा था। दिन में सबके सामने अपमानित होने वाला वो लड़का अब अंदर से टूट चुका था, लेकिन अपने उस सबसे नीचे के कुत्ते वाले दर्जे से निकलने के लिए उसने अचानक ली मिंगशु पर हमला कर दिया। कल तक जो खुद रोता था, आज वही किसी और को मार रहा था। यही इस जगह की सच्चाई थी। कमजोर को और कमजोर पर ही निकालना पड़ता है। सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था। सुबह 5:30 पर सफाई और हाजिरी होती थी। फिर 6 बजे नाश्ता दिया जाता था। खाते समय ली मिंगशु ने पूछा, हम बाहर डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं खाते? एक सीनियर बोला, आज दोपहर में बाहर ट्रेनिंग है, इसीलिए आज अंदर खाना मिल रहा है। आज उन्हें थोड़ा बेहतर खाना मिला, मांस भी था। ली मिंगशु ने फिर पूछा, वो पालतू कुत्ता कहाँ है? सबकी नजरें एक साथ टेबल के नीचे गईं। तभी ली मिंगशु को समझ आया, जिस मेज पर वो खाना खा रहे थे वो कोई मेज नहीं थी, बल्कि वही सफेद बालों वाला लड़का था जो नीचे झुका हुआ था। ली मिंगशु बोला, जब वो काम कर रहा है तो उसे भी खाना मिलना चाहिए। एक सीनियर हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, हम अपने दोस्त का बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरा बोला, इतने अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो अपने हाथों से खिलाते हैं। फिर उन्होंने अपने बचे हुए खाने को एक साथ मिलाकर एक गंदा सा कुत्ते का खाना बना दिया। यही उसका खाना था। वह अंदर से घृणा कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसे झुककर खाना पड़ा। तभी अचानक धड़ाम, ली मिंगशु ने लात मारकर वो टेबल गिरा दी और चिल्लाया, ये मत खा। सभी सीनियर्स हैरान रह गए। ली मिंगशु ने उस लड़के से कहा, क्या तुम सच में खुद को कुत्ता समझते हो? लेकिन उस लड़के के चेहरे पर उम्मीद नहीं थी, सिर्फ डर था। तभी लंबा बालों वाला सीनियर आगे आया और बोला, यहाँ एक सिस्टम है, एक रैंक है, नियम है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो खुद ऊपर आकर दिखाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसे हराना होगा। उसने सफेद बालों वाले की तरफ इशारा किया, क्योंकि अभी इसका दर्जा तुमसे ऊपर है। अगर तुम हार गए तो तुम इस कमरे के नए पालतू कुत्ते बन जाओगे। ली मिंगशु गुस्से में बोला, ये सब बचकाना खेल है। लेकिन तभी उस सफेद बालों वाले लड़के की आंखें बदल गईं। अब वह डरपोक नहीं लग रहा था, बल्कि एक भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। अचानक उसने जोरदार मुक्का मारा, सीधे ली मिंगशु के चेहरे पर, क्योंकि वह जानता था आज ही उसका मौका है इस नरक से थोड़ा ऊपर उठने का। सीनियर्स चिल्लाने लगे, शाबाश, यही मौका है। फिर ली मिंगशु को उकसाने लगे, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तू नया कुत्ता बनना चाहता है? ली मिंगशु समझ गया, अगर वो हार गया तो उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन सामने खड़ा लड़का उसे मारते हुए भी रो रहा था, और यही बात ली मिंगशु को अंदर तक हिला रही थी। ली मिंगशु समझ ही नहीं पा रहा था, ये लड़का उसे मारते हुए रो क्यों रहा है। उधर दूसरी तरफ जियांग यूचेंग अनाथालय पहुंचा। अनाथालय की मैडम बोली, तुम कल सेना में जा रहे हो, सब सामान ले लिया? जियांग यूचेंग ने एक पेंगुइन खिलौना उठाकर कहा, हाँ, सब पैक कर लिया। ये सब मेरे और मिंगशु के लिए बहुत कीमती हैं। मैडम हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों भाई इस अनाथालय के सबसे बड़े शरारती बच्चे थे, खासकर तुम हमेशा दूसरे बच्चों से लड़ते रहते थे। बच्चे तो डर के मारे इधर आना भी छोड़ चुके थे। जियांग यूचेंग ने सिर हिलाया, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं लड़ता था, लेकिन वे मुझसे नहीं, मेरे छोटे भाई ली मिंगशु से डरते थे,
वो सच में खतरनाक है। जब वो पागल हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर सफेद बालों वाला लड़का रोते हुए भी बेरहमी से मारता जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अब बॉबी पालतू कुत्ता नहीं बनना है। ली मिंगशू जमीन पर सिर ढककर पड़ा था। पहले जो सीनियर उससे डर रहे थे अब उसका मजाक उड़ा रहे थे। गंजा सीनियर हंसते हुए बोला, अब समझ आया तेरे माँ बाप ने तुझे क्यों छोड़ दिया। तू एक बेकार इंसान है नया बॉबी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, धड़ाम, उसके सिर पर जोरदार मुक्का पड़ा और उसी पल कुछ बदल गया। ली मिंगशू अब पहले जैसा नहीं था। सिर्फ एक मुक्के में उसने गंजे सीनियर को बेहोश कर दिया। बाकी सब दंग रह गए। सफेद बालों वाला लड़का भी वहीं जम गया। जैसा जियांग यूचेंग ने कहा था, असल में डरावना पागल कोई और नहीं, ली मिंगशू ही था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहाँ सबको मैं बॉबी बना दूंगा। वो चिल्लाया, तैयार हो जाओ सजा के लिए। लेकिन तभी एक सीनियर ने पीछे से उसे लात मारी। बाकी सीनियर्स भी एकजुट हो गए। वे बोले, तू हमें बॉबी बनाएगा? पागल हो गया है क्या? ये ए रूम है, यहाँ सब अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। हमने तुझ पर रहम किया था क्योंकि तू एक अनाथ है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। ली मिंगशू ने टॉयलेट प्लंजर उठाया और सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया। अब ली मिंगशू और भी ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाया, चुप रह, और एक जोरदार मुक्का मारा। इतना जोरदार कि प्लंजर तक टूट गया। बाकी दो सीनियर भी अब डर गए, लेकिन फिर भी हमला करने दौड़े। एक ने तो चिल्लाकर कहा, आज इसे खत्म कर देंगे। लेकिन अगले ही पल वे सब रुक गए क्योंकि ली मिंगशू टूटा हुआ प्लंजर हाथ में लेकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह पागल हो चुकी थीं। वो बोला, मारना है? तुमने पहले कभी किसी को मारा है? उधर दूसरी तरफ एक गोल्फ मैदान में जियांग यूयुआन पिता आराम से खेल रहा था। उसने बस एक शॉट मारा और उसके आदमी ताली बजाने लगे। वहीं जियांग यूचेंग घुटनों के बल बैठा था। पिता ने पूछा, तुम सेना में क्यों जाना चाहते हो? जियांग यूचेंग बोला, युवा अपराध की समस्या बहुत बढ़ रही है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। पिता हंस पड़ा, मेरे बारे में सोचने वाला बेटा, और खुद मेडिकल कॉलेज से बाहर हो गया। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, सच बताओ, ये सब तुम्हारे उस भाई की वजह से है जो सुधार केंद्र में है? लेकिन अगर तुम सेना में भी चले गए तो भी जरूरी नहीं कि तुम्हें वहीं भेजा जाए। जियांग यूचेंग बोला, इसीलिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। अगर कोई ये कर सकता है तो वो आप ही हैं। पिता मुस्कुराया, मैं तुम्हारे भाई के लिए क्यों मदद करूं? जियांग यूचेंग चुप हो गया। लेकिन तभी पिता बोला, ठीक है, अगर तुम आगे चलकर मुझे राष्ट्रपति बना दोगे तो मैं मदद कर सकता हूं। उधर ली मिंगशू अब पूरी तरह भेड़िया बन चुका था। वो चिल्लाया, अब सब बॉबी बनेंगे। लेकिन अचानक जो सीनियर गिरा हुआ था वो उठ गया और पीछे से आकर ली मिंगशू को कसकर पकड़ लिया। तभी गंजा सीनियर उठा और पूरी ताकत से उसके सिर पर मुक्का मारा। एक ही वार में ली मिंगशू शांत हो गया। सब घबरा गए, कहीं ये मर तो नहीं गया। दोनों लड़के डरकर एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता, ये सब ली मिंगशू का नाटक था। अचानक उसने सिर मारकर पीछे वाले की ठोड़ी तोड़ दी और उसी पल एक जोरदार लात मारी गंजे लड़के के नीचे। बस एक पल में पूरा खेल पलट गया। अब बाजी उसके हाथ में थी। तभी लंबे बालों वाला सीनियर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा ट्रिगर शब्द माँ है। लंबे बालों वाला सीनियर हंसते हुए बोला, या फिर तुम्हें भुला दिया जाना ही गुस्सा दिलाता है? सच में बहुत दुखद है। क्या तुम्हारी माँ को पता है उसका छोड़ा हुआ बेटा अब एक कातिल बन गया है? बस इतना सुनते ही ली मिंगशू का गुस्सा फट पड़ा। उसने टूटे हुए टॉयलेट प्लंजर का नुकीला हिस्सा उठाया और सीधा उस पर वार कर दिया। लेकिन लंबे बालों वाला लड़का जू शिशियन एक हाथ से ही उसे पकड़ लेता है। ली मिंगशू दांत भींचकर बोला, अभी माफी मांग वरना आंखें निकाल दूंगा। जू शिशियन हंसते हुए बोला, माफी किस बात की? इस बात की कि तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया, या इस बात की कि तू कातिल है? तभी वो अचानक बोला, बस अब यहीं खत्म करते हैं, और जोर से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसी ने शुरू किया। फिर उसने तुरंत हाथ सिर पर रखकर खड़ा हो गया। ली मिंगशू समझ भी नहीं पाया कि हो क्या रहा है। तभी 3 गार्ड डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। बाकी सारे लड़के पहले से ही दीवार के पास हाथ सिर पर रखकर खड़े थे और ली मिंगशू को बुरी तरह पीटा गया। जू शिशियन बोला, इसने हथियार से हमला किया और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, मैं पूरी रिपोर्ट लिख दूंगा। गार्ड ने सबसे पूछा, क्या सच में सिर्फ इसी ने सब किया? सभी ने एक साथ कहा, हाँ। यहाँ तक कि वही पालतू कुत्ता बना सफेद बालों वाला लड़का भी बोला, हाँ। अब ली मिंगशू को ऐसे घसीट कर ले जाया गया जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो और उसे मिली सजा 15 दिन की सॉलिटरी कैद। इस कमरे को सजा कक्ष कहा जाता था। यहाँ हर वक्त निगरानी होती थी। उसे 24 घंटे घुटनों के बल बैठना पड़ता था। हाथ पैर बांध दिए जाते थे। खाना भी जानवरों की तरह मुंह से खाना पड़ता था। सिर्फ टॉयलेट के समय बंधन खोले जाते थे। लेकिन वहां टॉयलेट पेपर भी नहीं था। सिर्फ पीछे लगे पानी के नल से काम चलाना पड़ता था। रात के 7 बजे यहाँ भी पछतावा लेख लिखना जरूरी था। इस बार ली मिंगशू ने पहले से 2 गुना लिखा, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं बल्कि कमरे के हर सीनियर की कमजोरी लिखी। और सबसे बड़ा निशाना था जू शिशियन। उसने मन में ठान लिया, मुझे इसे हर हाल में गिराना है। धीरे धीरे वह सो गया। सपने में उसे अपना बचपन याद आया। वह और उसका भाई
एक जलते हुए घर के सामने खड़े थे। अचानक वह डर कर जाग गया। उसने सिर जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, धत्त तेरे की। यह जगह उसके पुराने जख्म फिर से खोल रही थी। अब वह सोने से भी डरने लगा, क्योंकि हर बार वही बुरे सपने आते। आखिरकार 15 दिन पूरे हुए। वह वापस अपने कमरे में लौटा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बदला लेने ही वाला था, लेकिन अचानक सब सीनियर्स मुस्कुराते हुए उसके पास आए। उन्होंने कहा, सॉरी, हमने पहले ज्यादा कर दिया। अब से हम शांति से रहेंगे और बॉबी भी अब कुत्ता नहीं बनेगा। कुछ पल के लिए ली मिंगशू को लगा शायद ये सच में बदल गए हैं, लेकिन जैसे ही उसने भरोसा करना चाहा, धड़ाम, उसके सिर पर जोरदार लात पड़ी। जू शिशियन हंसते हुए बोला, मुझे ढूंढ रहे थे, मम्मी का लाडला। तुरंत 2 सीनियर्स ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए, उसके मुंह में गंदी जुराब ठूंस दी ताकि वह आवाज न निकाल सके, और उसे घसीटते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगे। जू शिशियन बोला, अच्छा लगा तुम मुझे इतना याद करते हो, लेकिन कोई और तुमसे मिलने के लिए ज्यादा बेताब है। तभी गंजा सीनियर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा और ली मिंगशू की तरफ बढ़ने लगा। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। ली मिंगशू को लगा अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया। सभी सीनियर्स वहीं रुक गए। जू शिशियन ने मुड़कर देखा, एक नया गार्ड आया था। वो बोला, लगता है नया है, लेकिन बीच में मत पड़, हमें इजाजत है ये सब करने की। गार्ड ने सख्ती से कहा, किसी की भी इजाजत नहीं है, तुम लोगों की सजा बाद में तय होगी। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और ली मिंगशू की तरफ हाथ बढ़ाया। ली मिंगशू ने ऊपर देखा और उसी पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो गार्ड कोई और नहीं, उसका अपना भाई था, जियांग यूचेंग। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, चल घर चलते हैं। और उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार होता है। अगर ली मिंगशू उसकी बात माने तो वो उसे जल्दी आजाद करा सकता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। ली मिंगशू अपने भाई को नजरअंदाज करते हुए सीधे एक गंजे कैदी के जबड़े पर जोरदार मुक्का मार देता है और गुस्से में चिल्लाता है, अभी तुमने पैंट उतार कर क्या करने की कोशिश की थी? उसे पता होता है कि असली दोषी वो गंजा आदमी नहीं, बल्कि सामने खड़ा इस कमरे का लीडर जू शिशियान है। इसलिए बिना एक पल गंवाए वो लड़ाई की मुद्रा में आकर सीधे उसे चुनौती दे देता है। उधर बाकी 3 पुराने कैदी जियांग यूचेंग को घेर लेते हैं। वो उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम दिखने में बहुत जवान लगते हो, गार्ड जैसे नहीं लगते, लेकिन इस कमरे के अपने नियम हैं और ये नियम मानने पड़ते हैं। जियांग यूचेंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तो तुम लोग लड़ाई के नियम की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं भी वही नियम मानूंगा। उधर ली मिंगशू पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसका एक भी वार जू शिशियान को छू तक नहीं पाता। जू शिशियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे पास ठीक से खड़े रहने की ताकत भी नहीं है और यहाँ चिल्ला रहे हो। तभी वो एक पल के लिए मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखता है और जो नजारा वो देखता है उससे वो खुद हैरान रह जाता है। सिर्फ एक पल में जियांग यूचेंग ने तीनों को बिना किसी मेहनत के जमीन पर गिरा दिया होता है। उनके पास जवाब देने तक का मौका नहीं होता। जू शिशियान अभी ये समझ ही रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। तभी ली मिंगशू अचानक से उस पर जोरदार हमला कर देता है और उसके जबड़े पर सीधा वार करता है। फिर गर्व से चिल्लाता है, लड़ाई मुझसे हो रही है, इधर उधर मत देखो। अब जू शिशियान के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो पहले उसे हल्के में ले रहा था, लेकिन अब उसने तय कर लिया वो उसे असली ताकत का फर्क दिखाएगा। ली मिंगशू हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से उठता है, एक और लात मारता है और चिल्लाता है, मुझे किसी बॉबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जू शिशियान ठंडे अंदाज में कहता है, बॉबी भी कभी इसी कमरे का लीडर था, तुम्हारी तरह अपनी औकात नहीं जानता था। अब ली मिंगशू को साफ समझ आ जाता है कि दोनों के बीच ताकत का कितना बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। वो आखिरी बार मुट्ठी बांध कर कहता है, इस कमरे में सबसे ज्यादा दयनीय इंसान तुम हो। लेकिन अगले ही पल उसे एक भयानक वार लगता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ली मिंगशू का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, मैं उस आदमी से हार गया जिसने मेरी माँ का अपमान किया। वो सोचता है कि उसने सिर्फ एक बार छुपकर हमला किया था, उसके बाद वो उसे छू तक नहीं पाया। और सबसे बुरी बात, हर बार जब वो पिट रहा था उसका भाई सब कुछ देख रहा था। जियांग यूचेंग उसके पास आकर पूछता है, कैसा लग रहा है, अभी जिंदा हो? लेकिन ली मिंगशू जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाता है। जियांग यूचेंग उसे देखकर गहरी सांस लेता है और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाने लगता है। जू शिशियान उसे जाते हुए देखता है और पूछता है, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? जियांग यूचेंग शांत आवाज में कहता है, इसे अलग सेल में ले जा रहा हूँ, इसने नियम तोड़े हैं, सजा तो मिलेगी ही। तभी जू शिशियान मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी तुमने अच्छा किया, क्यों ना मेरे साथ भी एक लड़ाई हो जाए? जियांग यूचेंग बिना घबराए जवाब देता है, अगर सजा
से बचना चाहते हो तो अपनी बात वापस ले लो, और एक बात और, लड़ाई मत करो, ये तुम्हारी बहन ने कहा है। ये सुनते ही जू शिशियान एकदम चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिमाग को झटका दे दिया हो। उधर जब ली मिंगशु को होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी खौफनाक एकांत सेल में पाता है। गुस्से में वो मन ही मन कसम खाता है, अगली बार कमरे में लौटते ही उस लंबे बालों वाले कमीने का सिर पूरी तरह मुंडवा दूंगा। इतने में उसके पेट में तेज दर्द उठता है और वो तुरंत शौचालय की तरफ भागता है। लेकिन जब वो खत्म करता है तो देखता है कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। अब हालत ये है कि हाथ साफ करने का भी कोई तरीका नहीं है। तभी उसकी नजर बगल में रखे टॉयलेट पेपर पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है, आज ये जगह कुछ अलग क्यों है? न हाथ बंधे हैं, न पैरों में जंजीर, और टॉयलेट पेपर भी रखा है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो जोर से लोहे के दरवाजे पर मुक्का मारता है और बाहर खड़े गार्ड पर चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज मिला था, उसे छोड़कर यहाँ क्यों आए? तुम्हारे पास हुनर था, तुम आराम से खुश जिंदगी जी सकते थे, फिर क्यों मेरे जैसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं एक कातिल हूँ, मेरी चिंता मत करो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जियांग यूचेंग शांत खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ तुमने किसी की हत्या नहीं की मिंगशु, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। इसके बाद वो अपना पूरा प्लान उसे समझाता है। अगर ली मिंगशु उसकी बात माने तो वो बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकता है। बस उसे बेवकूफों की तरह बार बार सजा में नहीं फंसना है। ली मिंगशु ये सब सुनकर मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, मुझे उस लंबे बालों वाले कमीने से फिर से लड़ना है। जियांग यूचेंग पूछता है, जब तुम्हें पता है कि तुम हारोगे फिर क्यों? ली मिंगशु की आंखों में गुस्सा भर जाता है, क्योंकि उसने माँ का अपमान किया है। ये सुनकर जियांग यूचेंग कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उसकी आवाज गंभीर हो जाती है, बाकी सब मैं सह सकता हूँ, लेकिन जो माँ का अपमान करे उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जीतना सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम फिर उससे हार गए तो इस बार मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। माँ का बदला लेने के लिए जियांग यूचेंग ली मिंगशु के लिए एक परफेक्ट प्लान और लड़ाई की ट्रेनिंग तैयार करता है। 15 दिन की एकांत सजा खत्म होने के बाद जैसे ही ली मिंगशु वापस कमरे में आता है, चारों तरफ से खतरनाक कैदी उसे घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो खुद ही बॉबी बनने का फैसला करता है, यानी एक पालतू कुत्ते की तरह जमीन पर झुक जाता है, और यही उनकी पहली रणनीति थी। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही ली मिंगशु का सब्र टूटने लगता है। वो अचानक गुस्से में चिल्ला उठता है, जिससे सामने खड़े 2 कैदी भी चौंक जाते हैं। वो उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अब बॉबी बनना पसंद नहीं है क्या? हम तुम्हें फिर से तुम्हारी औकात याद दिलाएं? ली मिंगशु का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। उसका मन करता है कि अभी सबको पीट दे, लेकिन उसे अपने भाई से किया वादा याद आता है। उसे 5 दिन तक हर हाल में सहना है। इन 5 दिनों के बाद जियांग यूचेंग सब कुछ संभाल लेगा और उसके बदले की पूरी तैयारी कर देगा। अभी उसके लिए सबसे जरूरी है सहना। ये सोचकर ली मिंगशु खुद को संभालता है और अपना साफ पेट ही टेबल बनाकर उन्हें दोबारा खेलने के लिए कहता है। दूसरे दिन वो मक्कड़ी की तरह पूरे कमरे की सफाई करना सीख जाता है। तीसरे दिन वो सफेद बालों वाले बॉबी के साथ मिलकर बड़े कैदियों के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। चौथे दिन हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कुत्ते की तरह पेशाब करना भी सीख जाता है और बड़े कैदियों द्वारा दिया गया गंदा खाना भी खाता है। इतना ही नहीं, वो मजबूरी में उसकी तारीफ भी करता है। वाह कितना स्वादिष्ट है। उसे पता है बस आज का दिन और सह लेना है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो घटिया खाना उसके शरीर को सहन नहीं होता और वो भागकर टॉयलेट में उल्टी करने लगता है। तभी सफेद बालों वाला लड़का धीरे से कहता है, अगर सब उल्टी कर दोगे तो शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। सफेद बालों वाला लड़का हल्की मुस्कान के साथ ली मिंगशु को एक टॉफी देता है और धीरे से कहता है, ये किसी को मत बताना वरना हमें बहुत मार पड़ेगी। फिर वो हंसते हुए बोलता है, चलो पूरी मेहनत से यहाँ बॉबी बनकर ही रहते हैं, बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। अचानक मिली इस छोटी सी अच्छाई से ली मिंगशु थोड़ा घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन वो जानता है उसे बस आज तक ही बॉबी बने रहना है। लेकिन अक्सर मुसीबत भी ऐसे ही समय पर आती है। जब सब लोग बाहर खेल के लिए निकलते हैं तो पुराने कैदी ली मिंगशु और सफेद बालों वाले लड़के से कुत्ता बनकर फ्रिस्बी पकड़ने का खेल खेलने लगते हैं। तभी फ्रिस्बी के पीछे भागते हुए सफेद बालों वाला लड़का गलती से दूसरे कमरे के कैदियों से टकरा जाता है। वो लोग गुस्से में उसे घूरते हैं और कहते हैं, क्या कर रहा है, लड़ाई करनी है क्या? डरते हुए वो लड़का कहता है, नहीं, क्या आप भी हमारे साथ खेलना चाहेंगे? उधर जो शिशियान आराम से जमीन पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि जियांग यूचेंग उसकी बहन को कैसे जानता है। तभी अचानक शोर सुनकर उसका ध्यान टूटता है।
दूसरे कमरे के 3 कैदी गुस्से में पूछते हैं, ये जमीन पर पड़ा कुत्ता तुम्हारा है? अपने कुत्ते को संभाल भी नहीं सकते? क्या जानबूझकर हमारे कमरे को चुनौती दे रहे हो? अब माहौल गर्म होने लगता है। जू शिशियान के कमरे के कैदी भी गुस्से में आकर कहते हैं, पहले माफी मांगो वरना लड़ाई के लिए तैयार रहो। लेकिन तभी जू शिशियान बीच में आकर कहता है, छोड़ो, बात को बढ़ाओ मत, शांति से सुलझाते हैं। ये सुनकर सामने वाले कैदी हंस पड़ते हैं और अचानक एक जोरदार लात सफेद बालों वाले लड़के के सिर पर मारते हैं। तुम्हारी ये शांति वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब देखकर बाकी कैदी जानबूझकर नजरें फेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बॉबी के लिए लड़ाई करना बेकार है। ली मिंगशू हैरान होकर पूछता है, क्या गार्ड लोग कुछ नहीं करेंगे? उसे जवाब मिलता है, गार्ड ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ते, ये सब हमें खुद ही सुलझाना पड़ता है। अब ली मिंगशू के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। उसके मन में 2 बातें चल रही हैं, एक तरफ उस दिन मिली छोटी सी मदद और दूसरी तरफ अपने भाई से किया हुआ वादा। कुछ पल सोचने के बाद वो मुड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारे इस पालतू कुत्ते को मारने में बड़ा मजा आ रहा है, क्यों ना इसे कुछ दिनों के लिए हमें दे दो? बस ये सुनते ही सब बदल जाता है। अचानक एक फ्रिस्बी तेजी से उड़ती हुई आती है और सीधा उस आदमी के चेहरे पर लगती है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और जो देखते हैं उससे हैरान रह जाते हैं। वो था ली मिंगशू। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग बाहर भी गुंडागर्दी करते थे और अब यहाँ भी वही कर रहे हो। तुम लोग बस कमजोर लोगों पर ही हाथ उठाते हो क्योंकि तुम्हारे पास न इज्जत है न खुद पर गर्व। इतना कहकर वो सफेद बालों वाले लड़के को उठाने जाता है, लेकिन तभी जू शिशियान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कहा था ना, बीच में मत पड़ो, समझ नहीं आता? उधर दूसरे कमरे का लाल बालों वाला कैदी भी आकर जू शिशियान के कंधे पर हाथ रखता है। क्या बात है, क्या तुम लोग हमसे लड़ाई शुरू करना चाहते हो? जू शिशियान शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, जाकर जैसे बताना है बता दो, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कमरे का मामला सुलझाना है। अब माहौल पूरी तरह से लड़ाई में बदल चुका होता है। सारे बदमाश लड़के दोनों को घेर कर तमाशा देखने लगते हैं। ली मिंगशू समझ जाता है कि उसने अपने भाई से किया पहला वादा तोड़ दिया है, लेकिन दूसरा वादा वो हर हाल में निभाएगा। जू शिशियान अपने बाल बांधते हुए कहता है, क्या फिर से पिटने का शौक है? ली मिंगशू बिना डरे जवाब देता है, चलो एक फाइट हो जाए, जो जीतेगा वही इस कमरे का लीडर होगा। उधर क्लासरूम में जियांग यूचिंग अपना पूरा प्लान तैयार कर चुका होता है। सुधार गृह में सभी बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए हर हफ्ते उन्हें कुछ समय के लिए पढ़ाई भी करवाई जाती है और उस समय पूरा नियंत्रण क्लास के मैनेजर के हाथ में होता है। यानी क्लास के दौरान जो भी होगा उसका फैसला सिर्फ मैनेजर करेगा। जियांग यूचिंग ने इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को मैनेजर बनाने का प्लान बनाया था। उसकी योजना के अनुसार आज ली मिंगशू जू शिशियान को हराकर कमरे का नया लीडर बनेगा और इस लड़ाई का मैदान होगा कुछ डेस्क से बना एक छोटा सा एरिया। जियांग यूचिंग घड़ी देखता है, समय हो चुका है, लेकिन दोनों अभी तक नहीं आए। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। वो खिड़की से झांकता है और देखता है कि लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी है। ये देखकर वो गहरी सांस लेता है, फिर खिड़की पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है, ली मिंगशू, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। पिछले 15 दिनों में जियांग यूचिंग उसे एक ही कॉम्बो बार बार सिखा रहा था। पहला कदम हुक पंच, दूसरा कदम जोरदार सीधा मुक्का, तीसरा कदम अपरकट, चौथा कदम मिड किक, पांचवा एक तेज किक, उसके बाद फ्रंट किक प्लस घूमकर किक और तुरंत एक रिवर्स साइड किक, आखिरी एक सीधा जोरदार मुक्का। यही वो पूरा कॉम्बो था जो जियांग यूचिंग ने ली मिंगशू को सिखाया था। लेकिन वो ये भी जानता था सिर्फ इस कॉम्बो से जू शिशियान को हराना आसान नहीं होगा। हालांकि जू शिशियान ने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी। लेकिन जियांग यूचिंग की नजर में उसकी फाइटिंग में एक कमी थी। उसके मूव्स दिखने में तो भारी भरकम थे, लेकिन उनमें कोई सही तकनीक और लगातार बहाव नहीं था। अगर ली मिंगशू इन 15 दिनों में इस कॉम्बो को अच्छे से सीख ले और उसे क्लासरूम जैसे छोटे और कोनों से भरे मैदान में इस्तेमाल करे, तो वो जू शिशियान को धीरे धीरे कोने में फंसा सकता है और जैसे ही वो उसे कोने में घेर लेगा, उसका पूरा कॉम्बो सीधा जाकर लगेगा और यही उसकी जीत की चाबी होगी। लेकिन ली मिंगशू ने इस पूरे प्लान को बिगाड़ दिया। अब जियांग यूचिंग तेजी से नीचे भागता है और मन ही मन सोचता है, मेरा भाई आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदलता। जब वो नीचे पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ लड़कों की भीड़ है, इतनी ज्यादा कि उसे अंदर क्या हो रहा है कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब उसके पास कोई प्लान काम नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपनी गार्ड की पहचान का इस्तेमाल करके लड़ाई रोक सकता था। तभी अचानक एक पॉपकॉर्न का दाना उड़ता हुआ उसके पास आता है। वो मुड़कर देखता है और सामने होता है इस जगह का पागल सा दिखने वाला वार्डन। वो गुस्से में पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे मजे में क्यों खलल डाल रहे हो? जियांग यूचिंग तुरंत सलाम करता है, सर मैं नया गार्ड हूँ जियांग यूचिंग। ये बच्चे लड़ रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा था।
वार्डन हंसते हुए कहता है, रोकने क्यों? क्या तुमने कभी जंगली जानवरों का शो नहीं देखा? अगर एक सांप एक चूहे को खाने जा रहा हो तो क्या कैमरा टीम उसे बचाती है? नहीं ना, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। वैसे ही हमें भी इनके बीच दखल नहीं देना चाहिए। और सच बताऊं, दूसरों की लड़ाई देखना मजेदार होता है। वार्डन की ये बातें सुनकर जियांग यूचेंग समझ जाता है यहाँ नियम ही अलग हैं और अभी उसे इन्हीं नियमों के साथ चलना होगा। उधर ली मिंगशू बार बार वही कॉम्बो इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ कॉम्बो से काम नहीं बन रहा। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। उसके वार खाली जा रहे थे और जू शिशियान को मौका मिलते ही वो एक जोरदार किक मारता है जिससे ली मिंगशू दूर जाकर गिर जाता है। भीड़ में खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियांग यूचेंग ये सब देखकर गहरी सांस लेता है और मन ही मन चाहता है कि उसका भाई अभी हार मान ले ताकि वो बाद में कोई नया प्लान बना सके। उधर जमीन पर गिरा ली मिंगशू अपने घुटने में तेज दर्द महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर से हार जाएगा और इस बार चोट और भी ज्यादा लगेगी। अब उसके मन में हार मानने का ख्याल आने लगता है, लेकिन तभी भीड़ में से कोई उसे धक्का देकर फिर से आगे भेज देता है। चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं, अबे बेवकूफ, खड़ा क्यों है? जाकर लड़, अगर अभी पीछे हटा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर जू शिशियान हाथ जेब में डालकर खड़ा होता है और ताना मारता है, क्या हुआ? मम्मी को याद कर रहा है? ये सुनते ही ली मिंगशू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अब उसके दिमाग में एक नया प्लान आ चुका था। जू शिशियान पूछता है, किस बात पर हंस रहा है? ली मिंगशू धीरे से जवाब देता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें हराने का तरीका मिल गया है। दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं। भीड़ फिर से जोश में चिल्लाने लगती है। जू शिशियान ऊबते हुए कहता है, चलो अब ये खेल खत्म करते हैं। ली मिंगशू अपने शरीर को ढीला करता है और कहता है, हाँ अब फैसला हो ही जाना चाहिए। उसे अब पता था कि कॉम्बो कैसे लगाना है, लेकिन असली मुश्किल थी जू शिशियान को सही जगह तक कैसे लाया जाए। जियांग यूचेंग ने पहले ही उसे समझाया था, तुम उसकी ताकत से उसे कोने में नहीं धकेल सकते। एक ही तरीका है, उसे इतना गुस्सा दिलाओ कि वो खुद तुम्हारे पास आ जाए। और इसके लिए उसने एक ऐसा तरीका बताया था जो 100% काम करेगा। अचानक ली मिंगशू एक अजीब सी मुस्कान के साथ चिल्लाता है, अरे सुन, तुम्हें अपनी बहन कैसी लगती है? बस ये सुनते ही जू शिशियान का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे सीधे उसकी तरफ जोरदार मुक्का मारता है और यही ली मिंगशू चाहता था। मुक्का आने से पहले ही वो अपने हाथ से उसे रोकता है, फिर तुरंत उसका सिर पकड़ लेता है और पूरा शरीर घुमाकर जोरदार वार करता है। पल भर में पूरी बाजी पलट जाती है। ली मिंगशू मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत खास है। शुरुआत में जू शिशियान को लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक था। जब जू शिशियान अगला वार बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश करता है तो उसे अचानक एहसास होता है वो हिल ही नहीं पा रहा। उसके पीछे खड़ी भीड़ ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। अब न वो ठीक से बच सकता है न पलटकर हमला कर सकता है, बस वो मजबूर है ली मिंगशू के लगातार पड़ते मुक्कों को सहने के लिए। हर बार जब वो पलटकर वार करने की कोशिश करता, भीड़ उसकी हरकत रोक देती। न उसके पास पीछे हटने की जगह थी, न कोई सहारा जिससे वो खुद को छुड़ा सके। तभी उसे समझ आता है वो एक जाल में फंस चुका है। अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो सामने से ली मिंगशू के मुक्के पड़ेंगे और अगर वहीं रुका रहेगा तो भी लगातार पिटेगा। यानी अब वो पूरी तरह फंस चुका था, एक ऐसे शिकार की तरह जिसे बस काटने का इंतजार हो। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपने हाथों से सिर को बचाना और सही मौके का इंतजार करना। लेकिन जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका दिखता है, ली मिंगशू तुरंत एक साइड किक मारकर उसके पैर के जोड़ पर वार कर देता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ली मिंगशू बिना रुके लगातार अपने सारे कॉम्बो जोड़कर हमला करता है। पिछले कई दिनों का सारा गुस्सा, सारी बेइज्जती वो हर वार में निकाल रहा था। जू शिशियान लड़खड़ाने लगता है, लेकिन ली मिंगशू रुकता नहीं। उसे पता है अगर उसने 1 सेकंड का भी मौका दिया तो सब कुछ पलट सकता है, इसलिए वो लगातार हमला करता रहता है पूरे शरीर पर बिना रुके। अब जू शिशियान की आंखें धुंधली होने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है अगर अगला वार वो नहीं कर पाया तो खेल खत्म है। लेकिन अब उसकी चाल, उसकी ताकत, सब कुछ धीमा पड़ चुका था। वो पलटकर वार करने की हालत में ही नहीं बचा था। ली मिंगशू गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कहा था मेरी माँ का अपमान मत करना। बस ये सोचकर ही मुझे आग लग जाती है। भीड़ ये सब देखकर पूरी तरह जोश में आ जाती है और ली मिंगशू अब जैसे पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो लगातार मुक्के बरसाता जाता है। तुम्हें कुछ पता नहीं तो किसी की माँ के बारे में बकवास मत किया करो। आखिरी मुक्का मारने के लिए वो हाथ उठाता है, लेकिन उसका वार हवा में चला जाता है क्योंकि जू शिशियान पहले ही बेहोश होकर गिर चुका था। ये देखते ही पूरा माहौल सन्न रह जाता है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कमरे के बाकी कैदी भी घबरा जाते हैं क्योंकि इसका मतलब साफ था, अब ली मिंगशू इस कमरे का नया लीडर बन चुका है। उधर ली मिंगशू खुद भी थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसने माँ के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? तभी भीड़ अपने आप रास्ता
रास्ता बनाती है और अंदर आते हैं वार्डन और बाकी गार्ड। वार्डन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम हार जाओगे, लेकिन तुम तो सच में जीत गए। लगता है ये जानवरों की दुनिया काफी दिलचस्प है। आज चूहे ने सांप को हरा दिया। ली मिंगशू अभी भी उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा होता। तभी वार्डन उसके पास आकर धीरे से कहता है, तुम सच में चूहे जैसे हो, लड़ाई में भी चालाकी से काम लेते हो। ली मिंगशू भी बस हल्की आवाज में जवाब देता है। तभी जियांग यूचेंग बेहोश पड़े जू शिशियान को उठाकर पूछता है, सर इसका क्या करना है? वार्डन लापरवाही से कहता है, इसे भी किसी सज्जा वाले कमरे में डाल दो। आदेश मिलते ही जियांग यूचेंग उसे उठाकर ले जाने लगता है। जाते जाते वो ली मिंगशू से कहता है, ये लड़का इतना जिद्दी किस पर गया है, समझ नहीं आता। ली मिंगशू मुस्कुराकर जवाब देता है, शायद अपने बड़े भाई पर। हालांकि प्लान थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब वक्त था प्लान के दूसरे चरण का। अगले दिन एक आर्ट रूम में जू शिशियान बैठा होता है और पूछता है, तो मेरे भाई को आखिर सजा मिल गई? जियांग यूचेंग कहता है, हाँ, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। लेकिन तभी जू शिशियान उसे रोक देता है। हिलो मत, मैं तुम्हें मॉडल बनाकर ड्रॉ कर रहा हूँ। जियांग यूचेंग परेशान होकर कहता है, और कितनी देर? ये पोज बहुत मुश्किल है। जू शिशियान हंसते हुए कहता है, हो गया, ये पेंटिंग मुझे आर्ट स्कूल में पहला स्थान दिला सकती है। लेकिन जब जियांग यूचेंग उस पेंटिंग को देखता है तो गुस्से में बोल उठता है, ये क्या बना दिया? इसका आर्ट से क्या लेना देना? ऊपर से ये मेरा ही चेहरा बना दिया। थोड़ी बातचीत के बाद जू शिशियान उसे चेतावनी देता है, तुम्हारे भाई को अब परेशानी हो सकती है क्योंकि उसने च्वेशी ग्रुप के लोगों से पंगा ले लिया है। वो बताता है कि वो पहले महिला सेक्शन में उसी ग्रुप का हिस्सा था और उनका पुरुष सेक्शन भी बहुत खतरनाक है। वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। अगर तुमने उनके एक आदमी को छेड़ा तो पूरा ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और उनमें एक इंसान खास तौर पर खतरनाक है, उनका लीडर झांग दोबाओ। उधर उसी समय ली मिंगशू खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है और तभी उसकी मुलाकात उसी खतरनाक इंसान से हो जाती है। झांग दोबाओ उसके प्लेट में खाना डालते हुए जानबूझकर बहुत ज्यादा डाल देता है, इतना कि पूरा प्लेट भरकर बहने लगता है। ली मिंगशू नाराज होकर कहता है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। आखिर तुमने हमारे ग्रुप के लोगों से पंगा जो लिया है, एक साधारण लड़का जो अब इस जेल के सबसे खतरनाक इंसान को हराकर इस कमरे का नया लीडर बन चुका है। लेकिन जिस दिन ली मिंगशू ने सफेद बालों वाले लड़के की मदद की थी, उसी दिन उसने च्वेशी ग्रुप से दुश्मनी मोल ले ली थी। अब सामने था उस ग्रुप का खतरनाक लीडर झांग दोबाओ। वो उसे घूरते हुए बदला लेने आया था, लेकिन ली मिंगशू ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया। वो मासूम बनते हुए अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मैं ही हूँ? झांग दोबाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम ली मिंगशू नहीं हो? वो आराम से जवाब देता है, नाम तो मेरा वही है, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो उसी नाम का। वैसे भी ये नाम इतना खास नहीं है। ये सुनकर झांग दोबाओ को लगता है शायद उससे गलती हो गई। वो अपने आदमियों को कहता है, पहले पक्का करो फिर बताना। लेकिन तभी उसका एक आदमी चिल्लाता है, अरे यही है, यही ली मिंगशू है। और तब तक ली मिंगशू वहां से भाग चुका होता है। भागते हुए वो सोचता है, बच गया, वरना आज तो गया था। उधर दूसरी तरफ देश के बड़े नेताओं की एक अहम मीटिंग चल रही होती है। 3 अलग अलग पार्टियों के नेता और राष्ट्रपति हान मंजू आमने सामने बैठे होते हैं। मकसद था राजनीति छोड़कर देश के हित के लिए मिलकर काम करना। इनमें से एक नेता था जियांग यूचेंग का पिता। राष्ट्रपति हान मंजू मुस्कुराते हुए कहता है, काफी समय हो गया। पहले हम चुनाव में एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन अब देश के लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतना कहकर वो अचानक उसके पिता के पीछे थप्पड़ मार देता है और सामने खड़े कैमरे इस पल को कैद कर लेते हैं। ये देखकर उसके पिता अंदर से गुस्से से जल उठते हैं, लेकिन असल में ये सब उनके दिमाग में चल रहा होता है। वो अपनी भड़ास निकालने के लिए एक पंचिंग बैग पर राष्ट्रपति की फोटो लगाकर उसे मारते हैं। फिर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे पिता इस अपमान को झेल रहे हैं, अब बताओ तुम क्या करोगे? सामने खड़ा था जियांग यूचेंग। वो शांत होकर जवाब देता है, राष्ट्रपति को गिराना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हमें सिर्फ उसकी नींव तोड़नी है, यानी ये किशोर सुधार केंद्र। उसके पिता मुस्कुराते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां भेजा था। अब तक क्या पता चला? जियांग यूचेंग गंभीर होकर कहता है, वहां जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखाया जाता है। वहां बच्चों को सुधारने के नाम पर उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता है, हर तरह की यातना दी जाती है और गार्ड लोग मजे के लिए ये सब देखते रहते हैं। ये जगह सुधार केंद्र नहीं बल्कि एक असली नरक है। ये सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं, मतलब यही उसकी कमजोरी है। जियांग यूचेंग सिर हिलाता है, हाँ, अगर ये सब मीडिया में चला गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं, इतनी जल्दी मत करो, ये सब अभी काफी नहीं है। आखिर वो अपराधी बच्चे ही हैं, लोग तो चाहेंगे कि उन्हें सजा मिले। राष्ट्रपति बस थोड़ा सुधार दिखाकर इस मुद्दे को दबा सकता है, इसलिए तुम्हें इससे भी बड़ा सबूत चाहिए। उधर उसी समय सुधार गृह में बच्चों को एक अजीब सजा दी जाती है।
केकड़ा पोज। सबको अपने शरीर को टेढ़ा करके सिर को नीचे और शरीर को अजीब तरीके से मोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। ये सब वार्डन के मनोरंजन के लिए किया जा रहा होता है। ली मिंगशू इस हालत में कांप रहा होता है और मन ही मन गाली दे रहा होता है। ये सब कब खत्म होगा? उसकी सहन शक्ति अब लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी एक गार्ड उसके पास आता है। वो घबराकर जोर जोर से बोलने लगता है, केकड़ा केकड़ा केकड़ा। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है, उसकी सांस में राहत आ जाती है, क्योंकि वो गार्ड कोई और नहीं, उसका भाई जियांग यूचेंग होता है। वो उसे बाहर बुलाता है। चलो तुम्हारी अलग ट्रेनिंग होगी। ली मिंगशू खुश हो जाता है। उसे लगता है भाई उसे आराम देने ले जा रहा है। लेकिन बाहर जाकर जो होता है वो और भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उसे एक और मुश्किल केकड़ा पोज में ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें उसे पेट के सहारे टिककर हाथ पैर ऊपर उठाने होते हैं। जियांग यूचेंग समझाता है, अगर मैं तुम्हें सीधे आराम दूंगा तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा। ली मिंगशू गुस्से में कहता है, ये मदद है या सजा बढ़ाना? तब जियांग यूचेंग असली बात बताता है, ये सब इसलिए है क्योंकि अब प्लान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वो समझाता है कि इस सुधार केंद्र में एक पॉइंट सिस्टम चलता है। अच्छा काम करने पर पॉइंट मिलते हैं और नियम तोड़ने पर पॉइंट काटे जाते हैं। जब कोई कैदी 100 पॉइंट इकट्ठा कर लेता है तो उसे पैरोल, रिहाई की जांच का मौका मिलता है। लेकिन अगर पॉइंट कम होते गए तो रिहाई की तारीख और दूर होती जाती है। जियांग यूचेंग आगे बताता है, अभी तुम्हारे पॉइंट्स हैं -50, 2 बार एकांत सजा और एक बड़ी लड़ाई, और तुमने अब तक एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं कमाया। ये सुनकर ली मिंगशू चौंक जाता है। तो फिर पॉइंट्स कमाऊं कैसे? जियांग यूचेंग उसके सामने एक आवेदन फॉर्म रखता है और कहता है, तुम्हारे लिए सबसे तेज तरीका है स्वेच्छा से च्वेशी ग्रुप के किचन में मददगार बनना। ये सुनते ही ली मिंगशू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता था वो पहले ही उस ग्रुप के लीडर से दुश्मनी ले चुका है। अब अगर वो उनके बीच गया तो ये सीधा शेर के मुंह में जाने जैसा होगा। वो जमीन पर बैठकर साफ मना कर देता है, मैं चाहे यहीं सड़ जाऊं लेकिन उस ग्रुप में नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। जियांग यूचेंग गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं कोई और तरीका सोचता हूं। पूरा दिन कड़ी ट्रेनिंग के बाद ली मिंगशू थक कर चूर हो जाता है। जैसे ही वो सोने लगता है उसे अजीब सी भिन्न भिन्न आवाज सुनाई देती है। वो गुस्से में उठकर चिल्लाता है, ये कौन है जो मुंह से मशीन जैसी आवाज निकाल रहा है? तभी पता चलता है ये आवाज उन 3 पुराने कैदियों की है जो अब सफाई मशीन बन चुके हैं। उधर सफेद बालों वाला लड़का अब आजाद है, क्योंकि ली मिंगशू के लीडर बनने के बाद उसे बॉबी नहीं रहना पड़ा। पुराने कैदी हंसते हुए कहते हैं, हम ऐसे आवाज निकालते हैं तो काम जल्दी होता है, आप आराम से बैठिए, सफाई हम कर लेंगे। ली मिंगशू सोच में पड़ जाता है, अगर ऐसे पॉइंट मिलते हैं तो एक कमरे की सफाई पर सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, तो 100 पॉइंट तक पहुंचने में तो उम्र निकल जाएगी। तभी अचानक 2 गार्ड दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं, सफाई खत्म हुई? ली मिंगशू कहता है, हाँ बस होने ही वाली है। गार्ड कहते हैं, तुम अकेले अगले काम के लिए जाओ, किसी ने तुम्हारे लिए एक खास वॉलंटियर काम अप्लाई किया है। ये सुनते ही ली मिंगशू खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई ने कोई आसान रास्ता निकाल लिया है। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे भेजा गया था सीधे किचन ग्रुप में। वो मन ही मन टूट जाता है। भाई ने तो कहा था मुझे यहाँ नहीं भेजेगा। अब सामने आता है झांग दो बाओ, एक ऐसा लड़का जिसका सपना है देश का सबसे बड़ा शेफ बनना। उसका दाहिना हाथ इतना मजबूत है कि वो आराम से 3 किलो का भारी बर्तन चला सकता है और 2 किलो का सामान हवा में उछाल सकता है, और उसका बायां हाथ खास ट्रिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर किसी ने उसके खाने की बुराई कर दी तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझता है। एक दिन कुछ कैदियों ने बस इतना कहा, खाना अच्छा नहीं है। बस झांग दोबाओ ने उन्हें ऐसी नजर से देखा जैसे अभी वहीं खत्म कर देगा, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि यहाँ हालात अलग हैं। असल में उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने ही टीम के लोगों पर आता है। कोई खाना बनाते वक्त पैन में आग लगा देता है, कोई जला हुआ काला पानी खास डिश बताता है, तो कोई अजीब अजीब गंदी चीजें मिलाकर खाना खराब कर देता है। इन सब को देखकर झांग दोबाओ अंदर से जल उठता है। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। इतनी अच्छी सामग्री बर्बाद कर रहे हैं। वो चाहता तो सबको पीट देता, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकता है क्योंकि वो उसकी टीम है। लेकिन आज मामला अलग था क्योंकि ली मिंगशू ने उसकी टीम को चुनौती दी थी। अब अगर ली मिंगशू भी बाकी लोगों की तरह खराब खाना बनाएगा तो उसे एक मौका मिल जाएगा कुकिंग सिखाने के नाम पर पुराना और नया सारा हिसाब एक साथ चुकाने का। और ये सोचते ही झांग दोबाओ बिना 1 सेकंड गंवाए हाथ में भारी लोहे की कड़ाही उठाकर सीधे ली मिंगशू की तरफ दौड़ पड़ता है।